तीर्थ, 52 सराय, 19 कूप की नगरी संभल। खुदाई से बाहर आया भारतवर्ष का अतीत। मथुरा काशी से पहले क्या संभल की बारी है? जिसने संभल के गौरवशाली इतिहास को दफनाया, अब उनका क्या? अब की बार राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेता अशोका जी ने दिखाई संभल की गोल्डन पिक्चर, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, नए साल की नई सुबह के साथ मैं आपके साथ कविता राणा, और आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन बेता अशोका जी। सर, सबसे पहले आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी। नमस्कार। भारत के दर्शकों का, भारत और विश्व के दर्शकों का हृदय से स्वागत है और उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए साल की पहली सुबह आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संभल का विवाद। जी हाँ, संभल इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर का जब फैसला आया था उसके बाद ही श्री सन बेता अशोका जी ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि ना सिर्फ अयोध्या बल्कि मथुरा काशी भी का जो विकास होगा वो पर्यटन के केंद्र के, वो पूरे देश का एक पर्यटन केंद्र बन जाएगा और जिसके चलते देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। आलम यह है क्योंकि यही भविष्यवाणियां सत्य हो रही है, क्योंकि आज के डेट में देखिए नया साल का पहला दिन है लेकिन आज भी अयोध्या में पैर रखने तक की जगह नहीं है। अयोध्या में तीर्थों की इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है कि अयोध्या ने ताजमहल को भी पछाड़ दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब तक जो हम बात कर रहे थे कि भाई अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, मथुरा काशी भी बाकी है, लेकिन क्या मथुरा काशी से पहले संभल की बारी आ जाएगी? संभल इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, संभल जो कि 68 तीर्थ, 52 सराय और 19 कूप की धर्म नगरी कही जाती है हमारे शास्त्रों में, अब वहां खुदाई हो रही है और इसी खुदाई में ना सिर्फ प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं बल्कि बावड़ी निकल रही है, कूप निकल रहे हैं। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल नए साल की इस नई शुरुआत में श्री सन बेता अशोका जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म नगरी संभल का अब आने वाला भविष्य क्या कहता है। बताएं सर। नमस्कार। देखिए, बहुत बड़ा और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जी। अयोध्या, काशी और मथुरा जी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये एक ऐसा विषय है जो पिछले 77 ईयर्स में बहुत पहले उठ जाना चाहिए था, और इस पर अगर वर्क होता तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, देश की सबसे प्रॉस्पर स्टेट होती। जी। इवन ये तीनों मंदिरों से जो राजस्व प्राप्त होता वो देश की इकोनॉमी को कम से कम 30% का जो है कंट्रीब्यूट करता। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी राजनेता ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये बात मैं आपको बहुत पहले कह चुका हूँ, जिसके बाद जो है ये जो है पूरा जो है स्टार्ट हुआ। आज आप देखिएगा अयोध्या जो है, अयोध्या में जो टूरिस्ट का जो फुटफॉल है दैट इज मोर देन ताजमहल। जी। ताजमहल विश्व की जो आपकी विश्व की जो 7 वंडर्स में, 7 वंडर्स में आता है, सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है पूरे यूपी में। सोचिए, तो वो जो है उससे ज्यादा फुटफॉल जो है अब आपका जो है अयोध्या में आ रहा है जी। और अयोध्या के कारण यूपी की इकोनॉमी में भी ग्रोथ आया। अब दूसरा आपने बोला अयोध्या, मथुरा एंड काशी। देखिए, काशी ज्ञान का केंद्र था और अब भी ज्ञान का केंद्र है, लेकिन उसकी जो मूलभूत जो उसका वो था, रूप था, उसको आक्रांताओं ने और आपके अंग्रेजों ने उसको जो है नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया, जिसके कारण आप देखेंगे बनारस में, काशी जी में जो है कितने मंदिर निकले हैं घरों में से। जी। और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत किसी भी आप भारत के किसी भी जो प्रतिष्ठित स्थान है या बहुत बड़ा जो पूजनीय स्थल है, जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है जी, उसको चारों तरफ से एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है हल्के हल्के घेरा जाता है।
उन लोगों द्वारा जिनकी मानसिकता जो है हिंदू धर्म के बिल्कुल, सनातन धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट है, और उनको जब भी पॉलिटिकल एड मिलती है, जब पॉलिटिकल एड मिलती है तो वो उस संस्कृति को किसी ना किसी तरीके से तहस नहस करते हैं, क्योंकि उनको एक वोट बैंक के तहत देखा जाता है कि वोट बैंक को अगर हमने किसी तरीके से टच किया तो हमारी राजनीति खत्म हो सकती है, हमारा राज खत्म हो सकता है, शासन खत्म हो सकता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने, आप समझ रहे हैं इन लोगों में कौन लोग हैं, इन्होंने जो है हमारी संस्कृति को जमी दोष किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने जो है अब संभल है। संभल में 78 के जो दंगे हुए उसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ जी। लेकिन 78 और 24 के बीच में कितने ईयर हो गए हैं? 46 साल से भी ऊपर। 46 साल के अंदर किसी को भी आपके जो है कोई भी किसी भी तरीके की सजा हुई है? किसी को भी नहीं। किसी का भी नाम लिया जाता है कि इसके कारण दंगे हुए थे, इसने दंगे करवाए थे? क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी राजनीति थी, वोट बैंक की राजनीति थी, और इससे भारत को एक ऐसा नेता चाहिए जो इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली ले। जी। अभी जो स्टेटमेंट आया है कि कहीं जहां पे भी खुदाई होती है वहां पे शिवलिंग निकलेगा, जी। ये डेफिनेटली 100% है कि जहां पे भी आप खुदाई करेंगे आपको शिवलिंग जरूर मिलेगा। जहां पे भी आपको शंका है कि यहाँ पे जो है हिंदू संस्कृति आपका, इसे क्या सनातन संस्कृति से रिलेटेड अवशेष मिलेंगे, अगर वहां आप खुदाई करेंगे तो डेफिनेटली नॉट 99.9%, 100% वहां से आपको हमारे अवशेष मिलेंगे। अब संभल में आ जाइएगा। संभल में भी स्टार्टिंग में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी दैट वाज 90%। 90% से अचानक वो 10% पे कैसे आ गई? दैट वाज ड्यू टू द पॉलिटिकल आपका सपोर्ट। एक पॉलिटिकल सपोर्ट के तहत एक खास विशेष वर्ग को, एक खास विशेष जाति को पैम्पर किया गया और उन्होंने आस्ता आस्ता पूरे शहर को घेर दिया। आज संभल की ये पोजीशन है, आप किसी भी घर को जो पुरातन है अगर उसकी खुदाई करते हैं या उसका आप वो करते हैं तो अंदर से आपको कहीं ना कहीं से मंदिर निकलेगा। क्योंकि हिंदू जो है, हिंदू अपने आप को बचा के चलता है जी। हिंदू जो है एग्रेसिव नहीं है। और जहां तक आपके मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया कि अब हर एक व्यक्ति जो है खुदाई करके नीचे से अगर मंदिर निकलता है तो वो वहां पे नेता बनना चाहता है, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, ये अब जो है जागृति आ चुकी है। लेकिन सर देखिए, संघ का ये भी तो कहना है कि अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद हमें अब बाकी देश की बाकी मस्जिदों के अंदर से मंदिर ढूंढने की अब वजह नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस तो अयोध्या, मथुरा, काशी था। ये 3 चीजें मिल गई हिंदुओं के लिए तो वही काफी है। नहीं, वो काफी नहीं है, ये आपकी सोच थी। तो ये स्टार्टिंग था, कह रहे कि अयोध्या स्टार्टिंग। देखिए राजनीति में जो है ना से काना मामा अच्छा बोला जाता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, बीजेपी ने जब ये स्टार्ट किया था अयोध्या का मसला, तो उस टाइम उनकी ये थी कि सिर्फ अयोध्या, राम जन्मभूमि, राम मंदिर बन जाए। तो राम मंदिर से स्टार्ट हुआ था, तो दे अचीव्ड फर्स्ट टारगेट। नाउ सेकंड टारगेट काशी। काशी जो है विश्व की
ज्ञान की नगरी है, ज्ञान का धरोहर है। जी वहां पर आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। काशी के बाद मथुरा जो कृष्ण की जन्मभूमि है। और संभल क्यों, आपने बोला कि इन तीन के बाद संभल, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मथुरा काशी से पहले ही संभल का नंबर लग चुका है। बिल्कुल संभल मैं का आपसे नंबर। यहाँ जानना चाहती हूँ कि कहा जाता है पौराणिक इतिहास को निकालें या आप आचार्य प्रमोद कृष्णम को लीजिए, जो पहले ही वहाँ पे कल्कि धाम का उद्घाटन मतलब नींव रख चुके हैं मोदी जी के हाथों। कहा जाता है कि संभल में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि देखिए मुझे याद है राम मंदिर के फैसले के आने से पहले ही आपने हमें 22 जनवरी की तस्वीर दिखा दी थी, लेकिन अब ऐसे क्या ग्रह नक्षत्र है, अब ऐसा क्या समय हो गया है, क्या सच में भगवान कल्कि के अवतरित होने का समय हो गया है जो आज संभल को पूरी तरह से खोदा जा रहा है? देखिए संभल जो है, संभल के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में जो चीज लिखी हुई है ये अभी की जनरेशन जनरेट की हुई कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि आपका संभल जो है, संभल में कलिग अवतार होगा। अब जब संभल में कलिग अवतार होगा तो संभल के आसपास यानी कि यूपी में जो सफाई अभियान है, जो गंदगी है वो हटेगी। ये परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। संभल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। संभल से जो आपके ऐतिहासिक अवशेष निकल रहे हैं, जो खुदाई के बाद जी जो चीजें निकल के आ रही हैं सामने, तो वो बहुत ही अलार्मिक है। और ये पिछले 1400 साल का जो इतिहास है ये वो है। और 1400 साल में भी अंग्रेजों के बाद के 400 साल जो है, अंग्रेजों से पहले के जो 400 साल हैं, ये उसका इतिहास है जिसने जो है भारत की डेमोग्राफी को चेंज किया है। और सबसे बड़े कल्प्रिट्स जो हैं हमारे वो नेता हैं जो लोग वोट बैंक की राजनीति के तहत इस तरीके की असामाजिक ताकतों को पैम्पर करते हैं। उनके वोट कार्ड बनाए जाते हैं, उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाते हैं, उनको घर दिया जाता है, उनको बिजली दी जाती है, उनको राशन दिया जाता है, उनके लिए टेंट लगाए जाते हैं। लेकिन क्यों भारत को आप धर्मशाला सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि आप सत्ता पे काबिज रहें? आज दिल्ली का क्या हाल है? अगर आप आज दिल्ली को देखें, सिर्फ दिल्ली, जितनी भी हमारे बॉर्डर स्टेट हैं, वहां पे जो वोट बैंक की डेमोग्राफी है टोटली चेंज हो चुकी है। आने वाले 10 साल में अब जब इलेक्शन अगर आपके होते हैं तो आप सिर्फ हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र की बात करके इलेक्शन नहीं जीत सकते। अच्छा। और ये बात जो है अब अपोजिशन के दिमाग में भी समझ में आ गई है। अब वो बात कर रहे हैं, पहले मौलानाओं को जो है उन्होंने सैलरी दी, अब वो कह रहे हैं कि हम मंदिर के पंडितों को और ग्रंथियों को भी सैलरी देंगे, क्योंकि बात आप समझ आ गई है। एंड जो उनका मकसद है वो सिर्फ सत्ता, सिर्फ कुर्सी है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब तक उनको ये नजर आ रहा था सिर्फ मौलानाओं को कवर करके, मौलानाओं को सैलरी देके हमारा काम हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज तो हो रहा था, उसके साथ में जागृति नहीं थी। जी। आप और हम जागृत नहीं थे कि हमारे साथ अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। जी। उस परेशानी को जब हिंदू समाज ने, जो देश की मेजोरिटी है, उसने जब ये महसूस किया कि हमारा जो भविष्य है ये बिल्कुल वही है जो 47 से पहले वाला था, फिर कहीं एक डिवाइड ना हो। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे स्टॉलवर्ट नेता हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी, बहुत पढ़े लिखे, हाईटेक इंजीनियर्स नेता हैं जो जिनकी मानसिकता यह है भले ही मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, देश का एक इको टुकड़ा हो जाए, लेकिन उसका प्रधानमंत्री वो बनना चाहिए। इस मानसिकता के नेताओं को, उन मानसिकता को
आप अगर नहीं समझेंगे तो देश जो है गर्त में चला जाएगा। ये जो बात बताई जा रही है, इस बात को इसके पर गौर करना चाहिए कि ऐसा ना हो। जी। जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के तहत आपके बॉर्डर जो हैं, बॉर्डर पार करके जो लोग आते हैं उनको जो है शेल्टर मिलता है दिल्ली में, वाया बांग्लादेश, वाया वेस्ट बंगाल, पाकिस्तान से पंजाब के बॉर्डर के थ्रू जो लोग अनऑथोराइज वे में एंटर करते हैं उनको यहाँ की नागरिकता दिलवाने के लिए, उनका वोट बैंक बनाने के लिए हर फैसिलिटी दी जाती है। जी। क्यों? क्योंकि अपोजिशन को ये पता है, एक खास तरीके की मेंटालिटी के नेता को ये पता है कि अगर हम इनको उठाएंगे तो एक वर्ग जो है बिल्कुल नीचे बैठता जाएगा और कितने साल तक आप राज करोगे। आपके साथ वही होगा आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपके साथ वही होगा आज जो पाकिस्तान में होगा। द मोमेंट यू आर इन माइनॉरिटी, आपको कोई थोड़ा बनाएगा मुख्यमंत्री, आपको कोई थोड़ा बनाएगा प्रधानमंत्री, आपको चुनेगा क्यों? वो तो तब तक आप चुने जा रहे हैं तब तक जब तक कि मेजॉरिटी जो है डिवाइडेड है। मेजॉरिटी को ये दिमाग में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। मेजॉरिटी को, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भविष्य जो है बहुत ही आपका जो है एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है। जिस हिसाब से आपके बांग्लादेशी, आपके रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिक जो है इनफिल्ट्रेट करके आकर जो है बॉर्डर स्टेट में कब्जा कर चुके हैं। जी। आप असम में देखिएगा, आप वेस्ट बंगाल में देखिएगा, अब आप पंजाब में देखिएगा, राजस्थान में देखिएगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन आपकी पॉपुलेशन घट रही है। जहां उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है वहां आपकी पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाती है। जहां उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है वहां कैराना बन जाता है या संबल बन जाता है। ये बात आपको समझ नहीं आती। ये बात जो है हमारे देश के नेताओं को भी समझनी पड़ेगी। आपकी राजनीति तब तक है जब तक मेजॉरिटी वर्ग जो है। जिस दिन देश में जो आपकी स्टेट्स हैं उनकी डेमोग्राफी अगर चेंज हो जाती है तो नोबडी विल आस्क यू।